we have to see in this chapter. So the first is the scalars and vectors, the second is the derivative, and the third one is integration. So ये तीन tools जो है वो हमको basically develop करने हैं और उनके uses भी सीखने हैं. तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहला जो टूल स्टार्ट किया था वो है वेक्टर्स. तो वेक्टर्स के बारे में हमने कल देखा था, और ये हमने देखा था कल कि वेक्टर्स जो है वो एवरी फिजिकल क्वांटिटी, there are two types of physical quantities, one of which can be represented by direction and magnitude, and the other one is such which can be represented completely in terms of magnitude alone. So the first quantity, the first type of quantity which can be completely expressed in terms of magnitude only is called as scalar, and quantities which are expressed in terms of magnitude as well as direction also, they require the direction also for their complete expression, are called as the vector quantities. तो चलो एक बार हम बोर्ड पे जाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अभी आप सभी को बोर्ड दिख रहा है ऑलरेडी, isn't it? This is what we have seen last time. देखो हमने क्या देखा था कि अगर सपोज हमारे पास एक व्हीकल है, मान लो एक कार है, suppose this is the car and it is moving on a road with some velocity, suppose. ठीक है, तो इस ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम अभी क्या है ना कि ये कार तो हम देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इस कार का जो वेलोसिटी है वो हम देख नहीं सकते हैं. नो डाउट वो स्पीडोमीटर के अंदर जो हमको दिखाई देता है वो बिल्कुल वो मेजरमेंट है एक तरह से. तो उसको इसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं कि कोई कार का वेलोसिटी कितना है. ठीक है ना, तो लेकिन ये वेलोसिटी जो है कार तो हमको दिखाई देता है, लेकिन वेलोसिटी को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी पता होना जरूरी है. अभी ये सिर्फ कार देखने से हमको क्या पता चलेगा कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ कार देखने से वो पता नहीं चल रहा है. बट व्हेन वी रिप्रेजेंट इट्स वेलोसिटी बाय अ वेक्टर, तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए जो बॉडी है, तो बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट. तो ये कार को हमको एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, और at the same time this velocity of this body can be represented by a vector like this. Now see, this car is moving suppose with the speed of uh, suppose इस कार का जो स्पीड है वो है suppose 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो अभी 50 किलोमीटर पर आवर ये उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बिल्कुल, लेकिन इतना लंबा वेक्टर तो हम निकाल नहीं सकते, 50 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस 50 को प्रोपोर्शन में एक नंबर चूज करते हैं. तो 50 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलता है 5. तो वी कैन से दैट दिस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेलोसिटी ऑफ दिस कार. तो वी सी बार उसको हम बोल सकते हैं, वी सी बार. समझे ठीक से? तो ये वी सी बार जो है इट इज गोइंग टू बी द velocity of the car. At the same time, if suppose we have another suppose aeroplane which is flying in this direction here, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई एक एरोप्लेन अगर मूव कर रहा है, सपोज एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस एरोप्लेन का जो वेलोसिटी है वो है सपोज एट द सेम टाइम 200 किलोमीटर पर आवर. चेक, तो velocity of aeroplane is 200 kilometer per hour. Now this is very large as compared to this here. So again if we divide this by 10 then we get 20, and this 20 centimeter long vector will be drawn here so as to compare. So we can say that again the aeroplane will be represented by a point and a vector which is 20 centimeter long here. This will be the velocity of aeroplane here. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी हियर. तो ये जो है इसको हम लिख देंगे वी ए बार. नो डाउट वी ए बार का मतलब क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन. तो ये एरोप्लेन है और ये सपोज कार है.
or at the same time, if suppose we have a person which is suppose moving at an angle at a speed of, सपोज इसी रोड पे मान लो एक पर्सन जो है वो अगर जा रहा है, ये सपोज एक सरफेस है, रोड है, और इस रोड के ऊपर अगर एक पर्सन चल रहा है सिंपली, बट उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट इट इज अबाउट सपोज 10 किलोमीटर पर आवर. नाउ सी, फॉर एग्जांपल, the velocity of the person is going to be 10 kilometer per hour. Okay, but the velocity of that person can be represented by a vector once again, which is 1 centimeter long, like this. तो ये जो 1 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर होगा, तो वो जो है इसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर, एंड इसको हम बोल सकते हैं वी एम बार. वी एम बार स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी ऑफ द मैन. इसको हम मैन बोल सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक ही क्वांटिटी है, लेकिन ये अलग 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 जो मैग्नीट्यूड है उसके, वो हम इस तरह से उसके लेंथ के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, द सेकेंड वन इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड दिस वन इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. So in this way, velocity can be represented by in magnitude and direction by these vectors. See these vectors here. तो ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है. बिल्कुल. तो इस तरह से इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द forces acting on any body. Suppose we have a table, and suppose there is a, this is suppose a table surface, and suppose there is a book kept on it, or any block is kept on it. तो ठीक है, सपोज ये जो है, ये सपोज एक ब्लॉक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. ठीक है. अभी इस ब्लॉक के ऊपर जो भी हम फोर्सेस अप्लाई करेंगे, सपोज द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन. एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है जो कि उसका वेट के बराबर है, तो उसका जो वेट है वो भी एक तरह से फोर्स ही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. So we can call it as a W. Okay. The second force will be the force due to normal reaction due to the surface, which is going to be acting upwards like this here. So it will be denoted by N suppose. And the third force will be denoted by, suppose हमने इसको इस तरफ पुश किया इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ये जो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फिर से एक वेक्टर के द्वारा, जिसको हम F बार बोल सकते हैं. F बार. ठीक है. ये भी N बार, ये W बार, ये सब वेक्टर्स है, देखो ठीक से. और चौथा फोर्स जो है वो सपोज इस तरफ भी उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है ऑलरेडी, एंड वी कैन डिनोट इट बाय सपोज टी बार. सपोज स्ट्रिंग से उसको बांध के रखा है, और उसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन पैदा होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं टी बार. सो इन दिस वे दिस different forces acting on this single body, which is located at its center, can be represented by these four vectors. One of these vectors is F bar, second is N bar, third is W bar, and fourth is T bar, like this. तो ये चार वेक्टर्स जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं. सो हम फोर्स तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स को जब हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उस वेक्टर को जरूर देख सकते हैं. बिल्कुल. दैट इज द यूज ऑफ वेक्टर्स इन रिप्रेजेंटेशन. रिमेंबर. So the vectors can be denoted by capital letters like A, B, C, but the bar over it. तो ये एक बार जो है वो हमको उनके ऊपर रखना है, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है. चलो ठीक है. और हमने कल देखा था कि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एंड पॉइंट्स आल्सो. तो एंड पॉइंट्स के फॉर्म में भी उसको हम लिख सकते हैं. और ये जो मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मॉड ऑफ दैट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर is a vector which is of magnitude 1, remember. And null vector is a vector whose magnitude is 0, means it doesn't have any magnitude, means its magnitude is so small that it is not possible to measure that magnitude, and that's why it can be considered as 0. It is so small. And the category of vectors is non-collinear vectors and collinear vectors, as we have seen last time.
collinear vectors can be classified in two types, that is parallel vectors and anti-parallel vectors. So parallel vectors are those which are in the same direction. Magnitude need not to be equal, but direction must be the same. And anti-parallel vectors are those which are compulsorily should be in the same opposite direction. Then they are called as the anti-parallel vectors. Again, we can say the negative vectors and equal vectors. What are the equal vectors? Equal vectors are those whose magnitude as well as direction are equal. बिल्कुल. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स. और नेगेटिव वेक्टर्स मतलब क्या? In vectors, the two vectors which are having the same magnitude but opposite direction are called as negative vectors. Remember. Apart from that, we have also seen the coplanar vectors and non-coplanar vectors. As we can see, if suppose we have the three vectors which are lying in the same plane, अगर एक टेबल पे तीन पेन रखे हुए हैं तो वो तीनों जो है वो कोप्लेनर वेक्टर्स बोल सकते हैं. लेकिन अगर एक एक पेन जो है वो हमने वर्टिकल रखा है और बाकी दो पेन्स जो है वो टेबल में ही रखे हुए, टेबल के सरफेस के साथ चिपक के रखे हुए, तो उस केस में हम तीनों को क्या बोल सकते हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बोल सकते हैं. जैसे देखो, अगर सपोज तुम्हारे पास अलग अलग पेन्स है, देख सकते हो ठीक से, ये आपको दिखाई दे रहा है. ये सपोज तीन पेन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों पेन्स जो है वो एक ही प्लेन में है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे. कोप्लेनर, सी लाइक दिस. तो ये तीनों जो है कोप्लेनर है, नो डाउट. लेकिन अगर इनमें से एक जो है ऐसा है, सपोज देखो, अभी अभी इन केस में, इस केस में इनको कोप्लेनर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ठीक से कि इनका जो प्लेन है, तो प्लेन अलग अलग है, अलग अलग प्लेन में से वो पास हो रहे हैं. इन दोनों में अलग प्लेन जाएगा, इन दोनों में से अलग प्लेन जाएगा, इन दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन अलग ही कुछ और है. तो इसलिए ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. नॉन कोप्लेनर, ठीक है. और जब ये इस तरह से होते हैं, तो एक ही प्लेन में अगर तीनों आ जाते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स. देखो, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स है तो अगर एक एंगल से अगर देखेंगे तो तीनों हमको कोइंसिडेंट लगेंगे. देखो, एक ही प्लेन में होने के कारण वो तीनों तीनों के बीच में हम कोई फर्क डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, फर्क नहीं महसूस कर पाएंगे, तीनों एक ही प्लेन में हमको दिखेंगे एक्चुअली. And that's why they are called as coplanar vectors and non-coplanar vectors. This is all about the coplanar and non-coplanar vectors. Now we'll see the next topic in this chapter, that is about operations on the vectors. Okay, तो कौन से operations हमको सीखने हैं vectors के ऊपर? देखो ठीक से, तो सबसे पहला हम देखेंगे to multiply a vector by a number. Just think of multiplying a vector by a number. Can we multiply a vector by number? अभी इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि व्हाट इज वेक्टर. वेक्टर माना क्या? वेक्टर हैज अ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. इट इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. रिमेंबर, जस्ट लाइक point, circle, triangle, quadrilateral, all these are the geometrical objects. So in the same way here the vector is nothing but a geometrical object. See, we have seen large number of geometrical objects in 10th standard, up to 10th standard. Just we know that there is a concept of, you must be knowing, segment. याद है आपको? तुमको पता है segment का मतलब क्या होता है? सॉरी, ये देखो, ये सपोज एक segment है, तो segment, yes, yes Ashwin, okay. So basically segment is a different thing. Again, arrow, we know that arrow is a concept in geometry which is of a different thing. And also we have seen a concept of line. If we see carefully, line का भी एक concept होता है ज्योमेट्री के अंदर. अगर आपको याद है 10th स्टैंडर्ड तक आपने ये पढ़ा हुआ है. तो what is the basic difference between these three and how the vector is different from these three? You have to understand first of all. तो वेक्टर जो है, वेक्टर को भी हम रिप्रेजेंट तो करते हैं ऐसे.
एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए ऐसे। समझा क्यों? उसका एक रीज़न है, बताता हूँ। कि देखो जब हम सेगमेंट की बात करते हैं, तो सेगमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। उसका फिक्स्ड लेंथ तो होता है, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। नो डायरेक्शन एट ऑल। तो डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है उसको, लेकिन जो है उसको फिक्स लेंथ होता है। जैसे अभी ये सेगमेंट जो है, तो उसका लेंथ हो सकता है 5 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज 5 सेंटीमीटर। इफ वी नेम इट एज ए बी, then we can say that AB, length of AB is equal to 5 centimeter. No doubt. Okay, so segment have fixed length but have no direction. Arrow has a direction but no fixed length. Check here. Arrow को fixed length नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन तो होता है, बिल्कुल। क्योंकि हमको पता है एरो कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। एक एक तरफ तो वो फिक्स्ड है, फाइनाइट है, लेकिन दूसरी तरफ उसका लेंथ कोई फिक्स नहीं है। वी कैन एक्सटेंड इट इनफाइनाइटली, एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव फिक्स लेंथ बट हैज अ डायरेक्शन, नो डाउट। तो उसको डायरेक्शन तो है, लेकिन फिक्स लेंथ नहीं है। और तीसरा, लाइन के बारे में हम जानते हैं कि इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड लेंथ अगेन। तो लेंथ बिल्कुल उसको नहीं होता है, फिक्स लेंथ नहीं होता है, लेकिन फिर से डायरेक्शन तो होता है, बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, नो डाउट। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है इन सब के अंदर, बट वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज अ फिक्स लेंथ एट द सेम टाइम हैव सम डायरेक्शन ऑल्सो। तो उसको डायरेक्शन भी होता है और फिक्स लेंथ भी होता है। तो देखो ठीक से, ये जो बात है, ये वेक्टर को अलग करती है इन तीनों से, ठीक है। तो इसलिए हम ये तीनों में से किसी को भी वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। तो उसका रीजन यही है कि सेगमेंट जो है, सेगमेंट का प्रॉब्लम ये है कि उसको फिक्स लेंथ तो होता है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है। अगेन एरो जो है, उसको डायरेक्शन तो होता है, लेकिन फिक्स लेंथ नहीं है। जबकि हमको दोनों चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और फिक्स लेंथ भी चाहिए। तो इसीलिए वेक्टर जो है वो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बात याद रखो ठीक से। अभी हम देखेंगे हाउ टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द वेक्टर। तो वेक्टर के लिए के ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, तो वो हम देखेंगे ठीक से। तो वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। So far as we have seen, directed line segment, it is a segment but it is directed। तो सेगमेंट का मतलब क्या है? उसको फिक्स लेंथ तो होगा, बिल्कुल, लेकिन डायरेक्टेड मतलब उसको डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए हम उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एंड इट इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। इट हैज अ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो अगर हमको वेक्टर ए बार अगर देखना है, तो वेयर इज वेक्टर ए बार? तो विल हैव टू गो ऑन द ग्राफ पेपर ओनली। तो ग्राफ पेपर पे जाके ही हमको दिखाना होगा कि दिस इज ए बार एक्चुअली। अगर हमको बी बार देखना है, तो बी बार कैन बी शोन ऑन द ग्राफ पेपर ओनली। सपोज दिस इज बी बार, लाइक दिस। तो वेक्टर का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, बिल्कुल याद रखो ठीक से। हाँ, मॉड ऑफ ए बार कैन हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इट्स अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। मॉड ऑफ ए बार इज अ नंबर, बिल्कुल। But vector a bar itself is not a number. It is a vector, means it's a geometrical object. That is, we have to keep in mind. Otherwise many students get confused when they don't remember that a bar b bar are the names of the vectors, and vector has a geometrical significance, ठीक है ना। It's a geometrical object, not like numbers like 5 2 3 4। ये numbers अलग है और geometrical objects अलग है। Now just think about a simple question that if suppose we have a vector, suppose this is a vector a bar, suppose, okay, ये एक वेक्टर है, इसको हमने बोल दिया a bar। okay, can we multiply this vector by a number, for example 2? तो अगर हमको सपोज 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है,
और हमको अगर चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ए बार, व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, हाउ विल वी मल्टीप्लाई द वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक, तो किसी वेक्टर को हम नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 a बार का मतलब ये होता है कि अगर सपोज ये वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमने डबल कर दिया, मतलब देखो ठीक से, अगर सपोज हमारे पास ये वेक्टर है ऑलरेडी, सो दिस इज अ वेक्टर, वी जस्ट कॉपी इट हियर। ओके, ये वेक्टर हमारे पास है, और अगर हम इसका ही एक कॉपी जो है वो यहाँ पे और एक बना देते हैं, ठीक है, इसका ही कॉपी हम एक और ऐड कर देते हैं इधर। तो देखो ठीक से, मान लो कि ये जो वेक्टर है ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी ये जो एक वेक्टर बन गया, ये एक कंटिन्यूअस वेक्टर बन गया, लंबा वेक्टर बन गया, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से डबल है। करेक्ट है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लो एक 6 सेंटीमीटर रहा होगा, तो 6 का डबल कितना होता है, 12 सेंटीमीटर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 12 सेंटीमीटर बन जाएगा। बिल्कुल। सो सच अ वेक्टर हियर विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर विच इज कॉल्ड एज डबल ऑफ दिस वेक्टर ए बार हियर। तो अगर इसको हमने ए बार बोल के रखा है, तो इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, 2 a बार बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मान लो कि ये इस टाइप का जो है 3 a बार अगर हमको निकालना है, 3 a बार, तो अगर मतलब हमको इस ए बार को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली 3 टाइम्स बढ़ा देना है। बिल्कुल। तो अगर सपोज हम ये वेक्टर जो है वो 3 बार अगर ऐड करते हैं, देखो ठीक से, अभी सपोज ये एक वेक्टर जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया, देखो ठीक से, एक के आगे एक 3 वेक्टर से इस तरह के हमने रख दिए, जिनसे एक ही लंबा वेक्टर हमने बना दिया, जिसको हमको बोलना है अभी 3 a बार। दिस वेक्टर एक्चुअली विल बी कॉल्ड एज 3 a बार बिकॉज its magnitude is actually going to be 18 centimeter, which is just triple of this magnitude of this vector a bar, like this. So in the same way we can also get half a bar। check, तो हाफ ए बार कैसे मिलेगा हमको, हाफ ए बार का मतलब होगा कि ये जो वेक्टर है इसका ही हमको आधा करना है। बिल्कुल। तो सपोज ये वेक्टर हम यहाँ पे रख देते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आधा तक हम खींचते हैं, मतलब उसको प्रेस करते हैं। तो इस वेक्टर को हम, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जब तक उसका आधा ना बन जाए, अभी सपोज ये वेक्टर जो बन गया, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी हाफ ऑफ ए बार। देखो ठीक, चेक करो एक बार ठीक से, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ ए बार। अगर इसका मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर रहा होगा, तो अभी एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो गेट 1/3 ऑफ ए बार ऑल्सो। if we want to find out 1/3 of a bar, then we can get a vector which is, suppose this vector here, and we have to compress it in such a way that its magnitude will become just 1/3 of this original vector here. So this will be called as the vector whose magnitude is 2 सेंटीमीटर। तो देखो ठीक से, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 सेंटीमीटर है, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, 1/3 ऑफ ए बार बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करना माना एक तरह से उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करना, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है, बट डायरेक्शन नहीं बदलता है। ये बात याद रखो ठीक से, हाँ? कि किसी भी वेक्टर को हम अगर नंबर से, पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कभी भी उसका डायरेक्शन बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। बट हाँ, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, देखो ठीक से, अगर हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, किसी भी वेक्टर को हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि ये हाफ मतलब क्या हुआ, एक तरह से फ्रैक्शन ही हुआ ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 0.5 इंटू ए बार। बिल्कुल। तो अगर 0.5 ए बार हम लिख रहे हैं इसको, या इसको अगर 0.3333 टाइम्स ऑफ ए बार लिख रहे हैं, तो 0.5 0.33 ये कौन है, फ्रैक्शन ही तो है। तो इसलिए किसी भी वेक्टर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना भी हम आसानी से उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। और इससे भी आगे जाके किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी वेक्टर को अगर हमको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेक्टर,
सपोज दिस इज हियर, ये एक वेक्टर है हमारे पास और इसको हमने सपोज ए बार बोल के रखा है, ठीक है, दिस इज योर ए बार and suppose its magnitude is going to be 6 centimeter as before and it is in that this direction here. Okay, अभी अगर इसको हमको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे बताओ। तो देखो, किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या। तो देखो, अगर सपोज हमको इसको -2a बार अगर करना है, वी वांट टू फाइंड आउट -2a बार। ओके, तो ऑलरेडी 2a बार तो हमको मिल चुका है। देखो याद करो एक बार, 2a बार का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर जो, ये वेक्टर जो है, अभी इसको सपोज हम यहाँ पे रखते हैं और इसका ही एक कॉपी अगर यहाँ पे डाल के रखते हैं, तो इन दोनों से को जोड़ के जो वेक्टर नया वेक्टर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 2a बार वेक्टर बोलते हैं। लेकिन इस 2a बार का डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल ऐसा अगर डायरेक्शन कर देंगे, तो ये हो गया हमारा -2a बार। बिल्कुल, तो -2a बार इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज डबल to that of this a bar and the direction is opposite to that of a bar। बिल्कुल, तो ये हो गया -2a बार which is going to be 12 centimeter long but having the direction leftwards, whereas this original vector is having the direction leftwards, sorry rightwards। तो इस तरह से ये जो वेक्टर्स है ये हम समझ सकते हैं आराम से। इन द सेम वे वी कैन आल्सो फाइंड आउट -3a बार। बिल्कुल, -3a बार निकालने का मतलब क्या है, इस ऐसा एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो और डायरेक्शन अपोजिट हो इसके हिसाब से। तो ए बार के हिसाब से हमको -3a बार चाहिए ना, तो इसलिए ये जो वेक्टर है इसको हम बोल सकते हैं -3a बार। एंड इन द सेम वे, सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करना माना उस वेक्टर को जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है, उस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके उतने टाइम्स उसको मैग्नीट्यूड खींच देना। तो ये होता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाता है एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। जस्ट सी हियर, दिस एडिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यू हैव टू ऐड सपोज द टू वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अभी एडिशन करने के लिए हमको दो रूल्स यूज करने पड़ते हैं, मतलब दोनों में से कोई तो भी एक रूल यूज करना पड़ता है। तो देखो, द फर्स्ट रूल इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल लॉ, triangle law, and the second rule is called as parallelogram law। remember, parallelogram law, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहला हम सीखेंगे व्हाट इज ट्रायंगल लॉ। व्हाट डज ट्रायंगल लॉ टेल्स अस इज, if suppose we have a vector, suppose it is this here, this is a vector, we can call it as a bar suppose, and at the same time we have another vector which is made coincident here, ऐसे उसको रखा हुआ है हमने इस तरफ देखो। तो अगर ये वेक्टर जो है इसको हमने बोल दिया सपोज बी बार। ओके, सो नाउ ए बार एंड बी बार आर टू बी एडेड। अभी ये दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। देखो, एक सिंपल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट है सपोज, तो वो ऑब्जेक्ट को अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं उठा के अगर यहाँ से यहाँ पे रखता हूँ, सपोज यहाँ से उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, सॉरी, देखो ठीक से, इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया और उसको उठा के सपोज, ठीक है, मतलब एक कहने की बात यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस पॉइंट से उठा के, अगर ए पॉइंट से उठा के अगर किसी दूसरे पॉइंट पे अगर रख दिया, फॉर एग्जांपल पी पॉइंट से उठा के मैंने क्यू पॉइंट पे रख दिया उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पी क्यू बार विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। अच्छा, अभी सपोज इस ऑब्जेक्ट को हमने क्यू से भी उठाया और क्यू से उठा के अगर यहाँ पे आर पॉइंट पे रख दिया, इस पॉइंट पे अगर हमने उसको रख दिया, इसको हमने आर बोल दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये देखो ये वाला उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हियर, it will be from P to R directly। this will be the effective displacement of that object। so ये जो displacement है, इस displacement को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों displacements का सम बोल सकते हैं, वेक्टर सम बोल सकते हैं।
तो अगर इसको मैंने ए बार बोल के रखा है और इसको अगर बी बार बोल के रखा है और इसको अगर मैं बोलता हूँ सी बार, तो what we can say here is C bar is going to be actually the sum of vectors A bar and B bar simply. तो ये जो है ये रूल ट्रायंगल लॉ कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहता है वो? if the two vectors are represented by the two sides of a triangle like this which are taken in order, which are adjacent, and then we can say that the vector sum of these two vectors is nothing but the third side of the triangle, which is starting from the initial point of the first vector up to the terminal point of the last vector or second vector, we can say. So in short we can say that this vector can be represented by pq bar also. इसको हम pq bar भी बोल सकते हैं। तो ये pq bar प्लस एडिशन किया हमने इसको qr बार के साथ, तो ये बन गया qr बार। तो pq बार प्लस qr बार becomes equal to what? It becomes pr bar simply. This is called as the addition of the two vectors by triangle law, remember. तो ट्रायंगल लॉ जो है वो हमको अलाउ करता है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, और उसके लिए हमको ऐसा करना होता है कि ये फर्स्ट वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट ये जो है, और लास्ट वेक्टर का मतलब सेकेंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ये जो होता है, इन दोनों को हमको सीधा ज्वाइन करना है और एक नया वेक्टर बनाना है। और उस नए वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन, रिमेंबर। So if we have this a bar and this as b bar, then a bar plus b bar will be the third vector, a new vector, which is going to be starting from the initial point of this first vector and the terminal point of the second vector, like this. So this is called as the addition of two vectors by a triangle law, बिल्कुल। बट अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ भी है हमारे पास, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ हाउ टू ऐड द टू वेक्टर्स बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, एक बात याद रखो ठीक से कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट। ये हमने अभी ऑलरेडी देखा दो तीन एग्जांपल्स के अंदर कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर लोकेशन टू एनी लोकेशन कीपिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द सेम। तो हमको सिर्फ वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलना नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका जो है उतना ही होना चाहिए और डायरेक्शन उसका उतना ही होना चाहिए। तो वी कैन जस्ट शिफ्ट द वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी सपोज हमारे पास एक वेक्टर है और वो सपोज इधर से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, उसको हमने सपोज ए बार बोल के रखा है। सेम ही एग्जांपल ले लो, यही वेक्टर है सपोज वो, और दूसरा एक वेक्टर हमारे पास है जो कि ऐसा है जिसको हमने बी बार बोल के रखा है। देखो ठीक से, ये सपोज दूसरा वेक्टर है हमारे पास जो कि बी बार है। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ही उठा के हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी इन दोनों को हमको ऐड करना है, ऐड, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन। ओके, तो अभी दो वेक्टर्स को पैराग्राम लॉ से ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो ठीक से। तो उसके लिए हमको इस वेक्टर को जिसको हमने बी बार बोल के रखा है उसको हमको उठा के लेके जाना पड़ेगा। ये देखो, इसको अगर हम उठा के लेके जाते हैं, सपोज वी हैव शिफ्टेड इट टू दिस पॉइंट हियर, तो देखो यहाँ पे हमने उसको लेके गए, ठीक है। और उसको कोइंसाइड करना है ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पे उसका दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ जाए। देखो ठीक से, अभी दोनों का इनिशियल पॉइंट एक कोइंसाइड हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, देखो ठीक से, वी विल हैव टू ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बार एंड इट विल बी फ्रॉम दिस ईयर। तो इस पॉइंट से बी बार के एंड पॉइंट से हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इस तरफ। ये देखो ठीक से, ये हमने ज्वाइन किया, ड्रॉ किया, ठीक है। अभी एट द सेम टाइम वी विल हैव टू ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए बार टू पैरेलल टू बी बार। मतलब बी बार का पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना है लेकिन ए बार के एंड पॉइंट से। ये देखो ऐसे, ये ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू बी बार एंड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ ए बार। ओके, तो अभी ये दो लाइंस जो है वो जहाँ पे भी मिलते हैं तो वो पॉइंट हमको ज्वाइन करना है दोनों के इनिशियल पॉइंट के साथ। ये देखो, ये जो है जिससे हमको इस पैराग्राम का डायगोनल मिलेगा। दिस डायगोनल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द addition of these two vectors a bar and b bar।
if we say that this is a bar and this is b bar and this middle vector diagonal vector is c bar, then we can be uh, able to write that c bar is actually going to be a bar plus b bar. Remember, so दो वेक्टर्स को ऐड करने का ये दूसरा तरीका है जिसमें हमको क्या करना पड़ रहा है कि पैराग्राम कंप्लीट करना पड़ रहा है। ए बार और बी बार जिसके एडजेसेंट साइड्स हो ऐसा पैराग्राम कंप्लीट करने का और उनके दोनों के इनिशियल पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करने का। तो वो डायगोनल जो है वही एक्चुअली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में हमको इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल। तो एक सिंपल सा जो लॉ है वो पैराग्राम लॉ कहता है। उसका स्टेटमेंट इस तरह से है कि इफ सपोज द टू वेक्टर्स are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of these two vectors can be represented by the diagonal of that parallelogram which is starting from their common point like this here। तो अगर इस पॉइंट को हमने O बोल के रखा है, इसको P सपोज, इसको सपोज Q और इसको R, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कॉमन पॉइंट है O से निकल के R की तरफ डायरेक्ट करने वाला जो वेक्टर है तो वो इन दोनों का मतलब ए बार और बी बार इन दोनों का एडिशन कहलाता है। याद रखो ठीक से। सो दिस इज द पैराग्राम लॉ। एक्चुअली एक तरफ से अगर देखा जाए तो पैराग्राम लॉ के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पता है कैसे? क्योंकि देखो अगर हम इस वेक्टर को बी बार बोल सकते हैं तो इस वेक्टर को भी बी बार बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बी बार ही हो गया एक तरह से। तो अगर ये ए बार और ये बी बार है तो अगर हम ये ट्रायंगल अगर इस तरफ का ट्रायंगल अगर ढक के रखते हैं तो इफ यू कंसीडर दिस पोर्शन ओनली then we can note that this triangle is very similar to this triangle here। check। तो यही ट्रायंगल यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो हम देख सकते हैं आराम से कि ये ट्रायंगल जो है जैसे इस ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली हमको ये जो बीच वाला जो वेक्टर है वो हमको इन दोनों के सम के बराबर मिलता है। सेम वही बात यहाँ पे भी हो रही है। दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज देयर एडिशन सी बार वी कैन से। So in this way, the triangle law is already included in the parallelogram law. Remember, and even we can also say that this B bar, and if we can call this as A bar, then there is no harm in calling this as A bar here। तो ये जो ऊपर का वेक्टर है क्यू आर बार जिसको हम बोल सकते हैं उसको भी हम बी ए बार बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम वो बोलते हैं इसको ए बार तो इस ट्रायंगल के ऊपर अगर फोकस करते हो ऊपर वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है कि नहीं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि बी बार और ए बार आर एडजेसेंट टू इच अदर एंड देन देयर एडिशन विल बी एक्चुअली सी बार। अगेन द सेम थिंग वी कैन से। तो इससे हमको ये भी पता चल गया कि सी बार कैन एक्चुअली बी इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले कौन है बी बार है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बी बार प्लस, अब यहाँ पे बाद में कौन है यहाँ पे ए बार है तो इसको हम यहाँ पे बाद में लिख देंगे ए बार। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ए बार प्लस बी बार करने से और बी बार प्लस ए बार करने से सेम रिजल्ट मिलता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। ए बार प्लस बी बार happens to be actually equal to b bar plus a bar, no problem, and this is called as the commutative law। remember, commutative law। so जैसे हम नंबर्स में देखते हैं कि 4+3 करो या 3+4 करो, देखो ठीक से 4 और 3 को ऐड करना है हमको तो किसी भी ऑर्डर में उन दोनों को ऐड करो तो दोनों तरफ से सेम ही आंसर आता है, 7 ही आने वाला है। तो सेम वही बात वेक्टर्स में भी होती है, चाहे ए बार में बी बार को ऐड करो या बी बार में ए बार को ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर एडिशन इज गोइंग टू बी द सेम। बिल्कुल। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने देखा। उसके अलावा और एक प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन के अंदर जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। वी कैन सी दैट नाउ। सी व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विच मीन्स दैट अभी जैसे जैसे देखो नंबर्स के अंदर क्या होता है, अगर सपोज हमको 3 नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है 3 नंबर्स, एक है सपोज 4, दूसरा है 5 और तीसरा है 3 सपोज, ठीक है। तो अभी हम इनको दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखो ठीक से 4, 5 एंड 3 कैन बी एडेड इन 2 different ways। फर्स्ट इज to add this 4 and 5 first
एंड देन ऐड 3 इन देयर सम, करेक्ट है। तो अगर हम सपोज ये 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 9, और इस 9 के अंदर अगर 3 को ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है 12। बिल्कुल, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पहले 5 और 3 को ऐड करो, ठीक है, और उसके एडिशन में 4 को ऐड करो। तो 4 में अगर हम 8 को अगर ऐड कर देते हैं तभी भी हमको सेम रिजल्ट मिलता है, दैट इज 12। सो वी कैन से दैट दिस 4 प्लस 5 प्लस 3 is same in both of the cases. The order or the order in which we add the three numbers is not important, but the addition of three numbers comes to be the same irrespective of the order of the three numbers, right? तो इवन पहले हम कौन से एडिशन परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में हमको सेम ही रिजल्ट मिलता है। द सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ वेक्टर्स ऑल्सो। दैट मीन्स इफ सपोज वी हैव थ्री वेक्टर्स a bar, b bar and c bar suppose, and we want to add these three together। तो इन तीनों को हमको अगर सपोज ऐड करना है तो एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड इन टू डिफरेंट वेज। इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले ए बार और बी बार को ऐड करना और उस एडिशन के अंदर सी बार को ऐड करना, ये एक तरीका हो सकता है। और फिर पहले बी बार और सी बार को ऐड करना और फिर उनके एडिशन में ए बार को ऐड करना, ये दूसरा तरीका हो सकता है। और ये हमको प्रूव करना है कि दोनों तरीके से हमको सेम ही रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। तो अगर ये हमको प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीन वेक्टर्स ले लेंगे। लेट अस टेक द थ्री वेक्टर्स। सपोज दिस इज ए बार। तो ये तीन वेक्टर्स हमारे पास रहेंगे। सपोज ये हमारा ए बार है समझो। एक दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं जिसको हम बोल सकते हैं बी बार। सपोज ये हमारा बी बार है। और तीसरा वेक्टर एक ले लेते हैं सी बार। ओके। ठीक है, इन तीनों को सपोज हमको ऐड करना है और जो वेक्टर मिलेगा वो हमको ढूंढना है। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इन तीनों को ऐसे पोजीशन पे लेके जाना होगा जहाँ पे वो उनके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड हो। तो देखो, सबसे पहले ये करना होगा कि ए बार को हम शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाएंगे। सपोज इस ए बार को हमने यहाँ पे रख दिया, ये हमारा ए बार है। ठीक है। ओके। ए बार। अभी बी बार को हम ऐसे जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे ए बार खत्म होता है, मतलब ए बार का जहाँ पे हेड आता है तो वहाँ पे बी बार का टेल आना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे बी बार ए बार का हेड है वहाँ पे बी बार का टेल होना चाहिए। तो इसलिए इसको हमने ऐसा लिख दिया, ऐसे ड्रॉ किया। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा बी बार। ओके। अभी सोचो, ए बार और बी बार को अगर हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। ये हो गया एडिशन इनका। दिस इज गोइंग टू बी द एडिशन ऑफ ए बार एंड बी बार। वी कैन कॉल इट एज ए बार प्लस बी बार। ओके। ये ए बार प्लस बी बार है। ठीक है। अभी सपोज कि इसमें हमको सी बार ऐड करना है। तो देखो, forget about a bar and b bar now and just take this c bar and try to add it in this addition। तो c bar should start from this point where a bar plus b bar ends। तो a bar plus b bar का जो हेड है वहां पे हमको c bar अरेंज करना होगा। ये आ गया c bar इधर। ठीक है। इमेजिन करो कि इस c bar को ही हमने उठा के यहाँ पे रखा है। ठीक है। तो ये हो गया c bar इधर। अभी अगर सी बार में इसको ऐड करना है तो ए बार प्लस बी बार का इनिशियल पॉइंट ये है और सी बार का लास्ट पॉइंट ये है, तो इन दोनों को हमको डायरेक्ट सीधा लाइन ड्रॉ करके ऐड करना होगा। तो ये बन गया हमारा, देखो ठीक से, ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट में प्लस सी बार, नो डाउट। ओके। बट नाउ इन ऑर्डर, अभी यहाँ पे एल एच एस तो हमको मिल गया। बिल्कुल। अगर आर एच एस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
पहले हमको बी बार प्लस सी बार ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बी बार इधर है और सी बार इधर है, तो बी बार और सी बार को ऐड करने का मतलब है बी बार का इनिशियल पॉइंट ये देखो ये, और सी बार का टर्मिनल पॉइंट ये देखो इधर। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना होगा। बिल्कुल। तो ये इस तरह का एक वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर बन गया, जिसको हम बोल सकते हैं बी बार प्लस सी बार एक्चुअली, ठीक से। सो दिस वेक्टर इज एक्चुअली कॉल्ड एज बी बार प्लस सी बार। बिल्कुल। ओके, अभी बी बार प्लस सी बार का इनिशियल पॉइंट देखो ये है, याद रखो ठीक से। अभी इसमें हमको ए बार को ऐड करना है, तो ए बार ये इधर है, तो ए बार का फाइनल पॉइंट और बी बार प्लस सी बार का इनिशियल पॉइंट मैच होना तो जरूरी है। बिल्कुल। बट अभी अगर ये हो गया तो ए बार का इनिशियल पॉइंट और बी बार प्लस सी बार का फाइनल पॉइंट हमको ज्वाइन करना है। तो यही वेक्टर हमको फिर से मिल रहा है एज अ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार एज अ फाइनल। तो ये जो वेक्टर है इसको हम एक तरफ से बोल सकते हैं कि इट इज ए बार प्लस ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार। तो ये बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट में ये हमको मिल गया। सो दिस इज एक्चुअली द एसोसिएटिव लॉ, वी हैव प्रूव्ड इट। सो दोनों तरफ से हमको पता चल रहा है कि एक तरफ से पता चल रहा है कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, एंड दूसरी तरफ से पता चल रहा है ए बार प्लस बी बार plus c bar are going to be the same, and this shows that associative law is true in case of the vector addition. So order of the three vectors to be added together doesn't matter, just matters it's a final addition. The final addition comes to be the same in both the cases irrespective of the order of their addition. Okay, so this is all about the addition of two vectors. We'll see the addition of three and more vectors in the next lecture, and also we'll see the subtraction of two vectors. How to subtract the two vectors we'll see in the next lecture. Okay, so as of now we'll end this lecture, and thank you all of you. अच्छा, इसमें कुछ डाउट है किसको? सुयश? सुयश आपने हैंड रेज किया था? हेलो सुयश, आपने हैंड रेज किया था क्या, या गलती से हुआ था? ओके, ठीक है, चलेगा फिर। So just revise all these concepts at home so that we can continue the next lecture tomorrow at the same time. Thank you. Thank you, sir.